अकेडमी को और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपको सभी एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन होती रहे। नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं सरिता पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मोस्ट मोस्ट वेलकम। चलिए तैयारी करते हैं, हम अपनी क्लास को देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं साइकोलॉजी की क्लास चल रही है, पार्ट 3 हो चुका है, पार्ट 4 लेकर के आ गए हैं हम आपके सामने। तो 31 क्वेश्चन से देखेंगे दोस्तों। 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चनों का हम सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि हम सारे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड साथ साथ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन को ले करके चल रहे हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उसको हम किस तरीके से करें। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें और चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। 31 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका होगा, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में असफलता के लिए आवश्यक है। देखिए, सॉरी, सफलता के लिए आवश्यक है। देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है और एक शिक्षक के लिए यहाँ पर पूछा जाए दबाव को कम करने, मतलब बच्चों पर जो परीक्षा को लेकर के दबाव बनाया जाता है, जो बच्चों को फोर्स किया जाता है परीक्षा को लेकर के कि नहीं पास होना ही है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, 99% लाना होगा, और फिर भी होता क्या है, कभी कभी असफलता हाथ लगती है। सब तो यहाँ करना क्या है, दबाव को कम करना है और सफलता भी मिले बच्चों को। तो इसके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो चूज कीजिए इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा जो कि आपको दिलाएगा 1 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या गया है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक। देखिए, हमें वो पॉइंट चूज करना है जिससे कि बच्चों पर दबाव न रहे और बच्चे सफल हों। तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, मतलब शिक्षा की कुछ प्रणाली है, कुछ पद्धतियां हैं जिसमें सतत परीक्षा जो होती है, सतत आकलन जो होता है, ये सबसे बेस्ट होता है। जैसे कि आप 6 महीने के बाद एग्जाम लेते हैं, अर्धवार्षिक हो गया, त्रैमासिक हो गया, अर्धवार्षिक हो गया, हाफ ईयरली एंड ईयरली, वार्षिक हो गया आपका। तो इस तरीके से परीक्षाएं होती हैं। तो 6 माह के बाद या 3 माह के बाद या 1 साल के बाद परीक्षा होती है। 3 महीने के बाद आप लेंगे परीक्षा। तो जस्ट कभी कभी होता है ना, जस्ट परीक्षा के समय जो बच्चे तैयारी करते हैं या फिर 3 महीने तक अगर वो बच्चे ना पढ़ रहे हों, तो क्या आप जान पाएंगे कि बच्चे का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं? 3 महीने तक तो आपने उसका कुछ भी चेक नहीं किया। अगर 3 महीने पर हो रहा है तो 6 महीने पर अगर हो रहा है तो आप 6 महीने तक कुछ भी नहीं किए। अगर डायरेक्ट ईयरली हो रहा है एग्जाम, तो आप 6 महीने के बाद ही चेक कर पाएंगे कि बच्चे की ग्रोथ क्या है, बच्चा पढ़ रहा है, सीख रहा है, कितना सीख रहा है। तो उससे बच्चा क्या होगा, असफल ही होगा। दबाव बनाने से तो सफलता मिलने वाली है नहीं। तो यहाँ पे करना क्या है, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, दैट मीन्स आपको सतत आकलन वाली विधि अपनानी चाहिए। आपको कम अवधि मतलब छोटी छोटी अवधि में परीक्षाएं करनी चाहिए। कैसी कैसी परीक्षाएं, मतलब टेस्ट लेते रहना चाहिए, जैसे कि हर हर लेसन के साथ इंक्लूड हो। आप पाठ को पढ़ाइए और पाठ को पढ़ाने के साथ साथ चर्चा कीजिए कि बच्चे ने कितना सीखा, हर बच्चा सीख रहा है कि नहीं, या बच्चे को वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये आपका सही मेथड होता है, पढ़ाने का सही तरीका होता है। तो कम अवधि की परीक्षाओं में अंतर आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला ही। इससे होगा क्या कि दबाव नहीं होगा बच्चों पे, बच्चे का लेसन वाइज रोज का रोज बच्चे डेली के डेली तैयार रहेंगे। और अगर कोई कमी होती है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो आप खुद भी अपनी प्रक्रिया में चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, किस तरीके से सिखाएं सिखाएं आप खुद भी। ये एक तरीके से आप खुद भी ये सोचेंगे कि नहीं, बच्चे को नहीं आ रहा है तो हम अपने तरीकों को चेंज करें। ठीक है, तो कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रश तो हमने ऑन ही नहीं किया, 1 मिनट। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका दूसरा, मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या है मूल्यांकन का उद्देश्य? मूल्यांकन किस पर्पज से किया जाता है, क्यों किया जाता है मूल्यांकन, ये आपको बताना है। क्या बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। लेबलिंग करने के लिए हम मूल्यांकन नहीं करते।
तो ये तो नहीं होगा। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। देखिए, अब यहाँ पर लेबलिंग करना तो नहीं होगा, तो पहला तो आपका बिल्कुल ही नहीं होगा। अब जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। उपचारात्मक ये जो वर्ड है ये आपके लिए पॉजिटिव वर्ड है, बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन सिर्फ पहचान करना यहाँ लिखा हुआ है, तो आप और भी ऑप्शंस देख लीजिए। अगला ऑप्शन क्या है? अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। ठीक। और उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा की सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, दूसरा पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करा। अच्छा, मान लीजिए आपने पहचान कर लिया, बस पहचान करना ही लिखा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस अधूरा है। सिर्फ पहचान कर लेने से नहीं होगा, पहचान करने के बाद निदानात्मक कार्य आपको करना पड़ेगा, तो आपका ये सेकंड भी कैंसिल हो जा रहा है। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। देखिए यहाँ पर भी कहा गया है जस्ट वही चीज, पहचान करना या पता लगाना, मतलब एक ही हुआ, तो सेम आंसर हो गया। अब दोनों तो लगाएंगे नहीं, तो सी भी आपका क्रॉस हो गया कि सिर्फ पता लगाने से क्या होगा, आपको आपको उसे दूर करना है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना है उत्पादक जीवन जीने के लिए। योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन। ओके। तो उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा की सीमा तक तैयार कर पाई है इसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। दैट मीन्स एक बच्चे के लिए शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि देखिए, अब डिग्री लेना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है अपने व्यवहार में परिवर्तन, एक तरीके से मैच्योरिटी लेवल का डेवलप करना, और सबसे बड़ी बात उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा, मतलब हम ऐसी शिक्षा ग्रहण करें, जैसे स्किल डेवलपमेंट होता है, ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जिससे कि आप अपने जीवन की नीड्स को, अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। वो शिक्षा किस काम की? आप डिग्री लेकर घूम रहे हैं और आप खाए बगैर मर रहे हैं, भूख लगी है, सिर पर छत नहीं है, कपड़े नहीं है बदन पे, लेकिन डिग्री है। तो बात यहाँ पे यही की जा रही। उत्पादक जीवन जीने का मतलब यही हुआ कि हमें क्या करना है। मूल्यांकन का उद्देश्य ये है कि हम मूल्यांकन करें कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, बच्चे का स्किल डेवलप हो रहा है, बच्चा आगे अपने भावी जीवन को सुधार रहा है, संवार रहा है, इस तरीके की शिक्षा देना, फीडबैक देना। ओके। तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। मैं कहीं दोस्तों कमेंट कीजिएगा। मेरा एक ये कहना है आप सभी से कि मैं आप लोगों को कैसे समझा रही हूँ, क्या आप लोग आप लोगों की राय क्या है, प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइएगा कि मैं इसी तरीके से समझाऊं जो ये मेरा तरीका है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सिर्फ आप लोगों को आंसर चाहिए, तो मैं वैसे भी करके 10 की जगह पे 20-20 क्वेश्चन करा सकती हूँ, बट मेरा ये तरीका है कि समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जैसा भी हो कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किसका? पर्यावरण के साथ स्थायी समायोजन, जीवन के साथ स्थायी समायोजन, प्रकृति के साथ स्थायी समायोजन, या ये सभी। दोस्तों ये देखिए, सीजी टेट 2011 छत्तीसगढ़ टेट का क्वेश्चन है। तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट, लाइफ के साथ, और नेचर के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी ही सही हो जाएगा कि व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन जो होता है, व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन जो होता है, ये पर्यावरण में आप एडजस्ट कर सकें, आप अपने लाइफ के साथ एडजस्ट कर सकें, और प्रकृति मतलब सब इसमें आ जा रहा है, जीवन में सब आ जा रहा है। देखिए, सब जीवन में ही पर्यावरण है, जीवन में ही प्रकृति है, और ये तीनों जीवन में है, ये दोनों जीवन में है, तो कुल मिला जुला करके आप किसी एक ऑप्शन पे नहीं जा सकते, ये सभी तीनों को लिए हुए है। सो योर आंसर डी ऑप्शन इज राइट। ओके। नेक्स्ट, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक। दोस्तों देखिए, यहाँ पे अब शब्द भंडार की बात है। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए आपके पास सारा कुछ है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस उम्र में कितना शब्द भंडार है, और बताइए कि दूसरे वर्ष के अंत तक कितना शब्द भंडार होगा बच्चे का। ठीक है। देखिए, यहाँ पे 18 माह के बालक का शब्द भंडार है 10 शब्द, और 2 वर्ष में 272 शब्द, 272 शब्द, और 2.5 वर्ष में आपका हो जा रहा है 450 वर्ड्स, और 3 वर्ष में 1000 वर्ड्स, और 3.5 वर्ष में 1250 वर्ड्स,
और 4 वर्ष में 1600, 4.5 में 1900, 5 वर्ष में 2100, छठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार तकरीबन 50,000 हो जाता है और हाई स्कूल के बच्चे का 80,000 हो जाता है। तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा, अपने पास रखिएगा या फिर नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, जरूरी नहीं है बस दूसरे वर्ष का ही पूछे। यहाँ पर क्वेश्चन में है दूसरे वर्ष के अंत में, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? दूसरे वर्ष के अंत में, देखिए दूसरे वर्ष के अंत में यहाँ ऑप्शंस ही जैसे दिए गए हैं वैसे ही आपको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमने जो स्क्रीनशॉट दिखाया 18 माह के बालक का शब्द भंडार 10 शब्द, और लेकिन दूसरे वर्ष के अंत में कहा गया है तो 2 वर्ष का हो गया 272 शब्द, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बट आपके ऑप्शंस में क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार दोस्तों 100 शब्द, यहाँ पे आंसर 100 शब्द दिया गया है। सो योर आंसर हो जाएगा यहाँ पे, योर आंसर दैट विल बी ए ऑप्शन, 100 शब्द दूसरे वर्ष के अंत तक। देखिए 2 महीने में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं, यहाँ पे 10 शब्द दिया गया है, तो हमने जो पढ़ा 18 माह का तो वो 10 शब्द था, लेकिन 18 माह के बाद 2 माह और है, तो 2 माह में बच्चे का डेवलपमेंट कुछ होगा तो शब्द संख्या बढ़ जाएगी। 2.5 वर्ष में 250 शब्द है, तो उतना तो होगा नहीं, 5 महीने में भी और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उन दोनों के बीच का वर्ड शब्द आपको रखना होगा, तो वहाँ 100 शब्द यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 18 माह का है 10 शब्द और 2.5 वर्ष का हो जाएगा 272 शब्द। तो आपको यहाँ ऑप्शंस में ना ही 272 दिख रहा है और 10 शब्द तो है, लेकिन 18 माह नहीं दिया है, दूसरे वर्ष के अंत तक पूरा दिया गया है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन में 100 शब्द है तो यही करेंगे, ठीक है। चलिए, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? 35 क्वेश्चन है आपका। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? देखिए शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है मेरे कई सारे दोस्त लगा दें किशोरावस्था, बट बाल्यावस्था में होगा। किशोरावस्था में तो बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, बल्कि शर्म उनकी जाने लगती है। बाल्यावस्था में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि बच्चे शेयर नहीं कर पाते हैं एक दूसरे से, उनके बॉडी में आने वाला परिवर्तन, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, वो शेयर नहीं कर पाते हैं काफ़ी कुछ, या उनके साथ जो कुछ भी समाज में ही कुछ नया देखने को मिलता है, तो कुछ चीज़ें तो वो शेयर कर लेते हैं, बट काफ़ी चीज़ें वो शेयर नहीं कर पाते। और अगर कुछ अच्छा होता है तो वो गौरवान्वित भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में होगा। सो योर आंसर दैट विल बी ऑप्शन। किशोरावस्था में जो दोस्त जाएंगे वहां पे आप खुद ही देखिए, किशोरावस्था में जाने के बाद मैच्योरिटी थोड़ी थोड़ी आने लगती है, बल्कि आप शेयरिंग हो जाते हैं, नहीं किसी बड़ों से, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करने लगते हैं, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, तो मैं हमेशा आप लोगों को याद दिलाती हूँ सर्कल या अंडरलाइन या सर्कल जरूर कर लें इसे, जिससे कि ये आप नोटिस कर सकें कि नेगेटिव है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। देखिए शैशवावस्था की बात हो रही है, तो शैशवावस्था में बच्चा चिंतन नहीं करता, कोई भी शैशव काल का बच्चा चिंतन क्या होता है ये जानता ही नहीं है, तो वो चिंतन नहीं करता। हाँ, अनुकरण करता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी कुछ जानने की होती है, और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता तो होती ही है, ठीक है। तो ये तीनों आपके यहाँ पर, ये तीनों आपके पॉजिटिव हैं, बट नेगेटिव पूछा गया है, तो चिंतन प्रक्रिया योर राइट आंसर, डी ऑप्शन। चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, ओके, नहीं है, चिंतन प्रक्रिया नहीं है, ठीक। आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? बताइए, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है किस मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग? तो दोस्तों यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, ये सिर्फ पूछा गया है किस मनोवैज्ञानिक की बात है, ये किसने, किसकी कोटेशन है, किसने कहा है, तो ये दोस्तों स्किनर का हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाल्यावस्था अवस्था होती है, मतलब बाल्यावस्था की एज पूछी जा रही है, 5 वर्ष तक होती है, 12 वर्ष तक होती है, 21 वर्ष तक होती है, कोई भी नहीं। अब देखिए आप सीधी कर लेंगे, यहाँ पर 21 वर्ष होती है, ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एडल्ट एज है, 18 वर्ष के ऊपर बच्चे एडल्ट हो जाते हैं। 5 वर्ष तक शैशवावस्था हो गई,
3 वर्ष तक ही होता है, जन्म से 2 वर्ष तक ही होता है, लेकिन फिर भी 5 जो है शैशवावस्था में, 5 के ऊपर जो होता है 7 से लेके 12 तक ये आपका बाल्यावस्था होता है। और 12 से ऊपर जो होता है, कहीं कहीं 11 भी दिखाता है, तो 11 भी होगा तो आप राइट करेंगे, 1-2 वर्ष इधर उधर चलता है, ठीक है। 11 या 12 वर्ष के ऊपर की एज आपकी किशोरावस्था में आ जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 12 वर्ष तक बाल्यावस्था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी विकास की अवस्था है, अधिगम एवं वृद्धि की, व्यक्तिवृत्त अध्ययन की, उपचारात्मक अध्ययन की, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे 39 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी विकास की अवस्था है। पर्सनैलिटी जो आपका है, जो आपका व्यक्तित्व है, उसमें विकास की अवस्था है, किस चीज़ों की विकास की अवस्था है। देखिए पर्सनैलिटी का मतलब हो गया आपका बिहेवियर, आपके व्यवहार, आपका व्यक्तित्व कैसा है, और इसमें जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, किस किस चीज़ों का होता है। देखिए पर्सनालिटी में विकास की अवस्था होती है अधिगम और वृद्धि की। अधिगम होता है मतलब कि आप लर्निंग प्रोसेस होता है, सीखते हैं, एंड ग्रोथ भी होता है, ठीक है। तो अधिगम एवं वृद्धि दोनों हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपको एक तरीके से ज़्यादा सुटेबल लगेगा, जिसमें ज़्यादा चीज़ें ली हुई रहेंगी, ज़्यादा चीज़ों का समावेश रहेगा, वो भी पॉजिटिव वे में, तो आप वहीं पे जाएंगे। ज्ञान की वृद्धि है जैसे यहाँ पर, तो ज्ञान की वृद्धि सही तो है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य, लेकिन विकास का मतलब देखिए, विकास और वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने चैप्टर करा दिया है, आप लोग साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा हमारा प्लेलिस्ट, तो वहाँ से आप क्लियर कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में मैं कई बार बता चुकी हूँ। ग्रोथ मतलब आपका मात्रात्मक होता है, मापा जा सकता है। ग्रोथ मतलब फिजिकल आपका ग्रोथ, जिसमें लंबाई और वेट आपका बढ़ता है, एक नियमित समय तक ही होता है, जीवन लाइफ टाइम नहीं होता। लेकिन डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, मैच्योरिटी बढ़ती है, उसमें लाइफ टाइम होता है, जिंदगी भर इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और वो गुणात्मक होता है, मात्रात्मक नहीं होता, नापा नहीं जा सकता, ठीक है। तो विकास की बात हो रही है यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान में वृद्धि ये संकुचित है, ये नहीं होगा। संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, ये सिर्फ नहीं होगा, आपका हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन। योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन। आकार भी है, आकार बिल्कुल। विकास जो है, ग्रोथ जो है आपका, वृद्धि विकास का एक भाग है, मतलब इसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, आपका हर तरीके का कॉग्निटिव, हर तरीके का विकास होता है, ठीक है। तो आकार में भी होगा, फिजिकल हो गया, सोच आपका ये लॉजिकल हो गया, माइंड का मेंटल भी हो गया, समझ, सोच समझ ये स्किल, सब चीज में वृद्धि होती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 40 का डी ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो, जो कि आपकी समझ को विस्तृत करें, और आप हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।